Good morning, students. Once again, we are with our poetry, and today the poetry which we are going to study is bit difficult. ऐसा कहेंगे difficult तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने में इसको समय लगेगा. और समझाने के लिए बिफोर दैट आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. आप उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस वर्ड को समझ पाएंगे. तो ये जो पोइट्री है बेसिकली इट्स अ फिलोसॉफिकल बेस्ड पोइट्री. तो इसका जो स्टार्टिंग जो स्टेंजाज है दे आर बिट डिफिकल्ट. उसके बाद में तो फिर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन द पोइट्री. एज यू कैन सी लेसन नंबर 14, द होप. होप मीन्स आशा. सी आशा, उम्मीद. व्हेनेवर वी वांट, वी एक्सपेक्ट समथिंग, किसी से हम उम्मीद करते हैं, वो आशा कहलाता है. इसको समझने से पहले मैं आशा से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ. ये समझना बहुत ज़रूरी है. सपोज फर्स्ट एग्जांपल आई गिव यू ऑफ अ काऊ. आपने अक्सर सुना होगा, हमारे आस पड़ोस में कहते हैं कि भाई हमारे घर पे फिक्स टाइम पे गाय है, वो आ जाती है और एक रोटी खा के जाती है. नहीं देते तो वो फाटक बजाती है या आवाज़ करती है. वाई दिस? बिकॉज डेली वो तुम्हारे पास आती है उम्मीद से कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, और उसको मिलता है. अल्टीमेटली वेन एवर पर्सन्स होप इज फुलफिल्ड, उसकी उम्मीद पूरी हो जाती है तो वो और उम्मीद बढ़ाता है. क्या करता है? वो अपनी उम्मीद का लेवल जो है वो बढ़ा देता है. अब आप उस गाय को 4, 5, 10 दिन आपने रोटी दी, सडनली यू स्टॉप गिविंग द ब्रेड, उसको एक रोटी देना बंद कर दिया, तो वो क्या सोचेगी कि आज कुछ हुआ होगा इसलिए नहीं दी होगी. अगेन शी वॉन्ट गिव अप द होप, वो आशा नहीं छोड़ेगी. नेक्स्ट डे शेल रिटर्न, वो वापस आएगी. लेकिन ग्रेजुअली जब आप उसको रोटी देना बंद कर दोगे तो डे बाय डे चलते चलते उसकी जो उम्मीद है, आशा है, वो कमज़ोर होती जाएगी. क्योंकि रोज़ उसको नकारात्मकता मिलती है. आज गई रोटी नहीं मिली, कल गई रोटी नहीं मिली. सो दैट इंक्रीजिंग नेगेटिविटी, बढ़ती हुई जो नकारात्मकता है, उससे उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव अ फार्मर्स, किसान. द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन of all human beings, ऐसा कहते हैं. and still you believe that hard working person always works on the hope. आकाश को देखता है वो, कि क्या देखता है, क्या उम्मीद करता है कि बादल आएंगे, बरसात होगी, फसलों को पानी मिलेगा, फसल अच्छी होगी. बट सपोज जस्ट इमेजिन दैट monsoon is weak or rains fail, बारिश नहीं हुई. what will happen? the seeds which he has sown in the field, जो बीज को जिसने उसने खेत में उगाया है, they won't come out in lack of water. पानी नहीं है. so it means that due to this negativity he won't be doing the work. क्या वो काम करना बंद करेगा? नहीं. he won't give up. वो उम्मीद नहीं छोड़ता है. वो क्या करता है? वापस अपना हल उठाएगा, वापस ही विल प्लो द फील्ड, और वापस नए बीज उगाएगा. इन द होप दैट वन डे द रेन विल कम. अगेन द सेम थिंग हैपेंड, रेन्स डिडंट कम, बारिश नहीं हुई. सी दिस इज द नाउ द लेवल ऑफ नेगेटिविटी विल इंक्रीज. एक सीजन में बारिश नहीं हुई तो उसने उम्मीद में दूसरे सीजन में हल चलाया, दूसरे में भी नहीं हुई तो भी वो हल चलाएगा. He won't give up, वो अपने हथियार नहीं फेंकेगा. बट देन ग्रेजुअली डे बाय डे जब इसका नकारात्मकता बढ़ती जाएगी और बारिश नहीं आएगी, देन व्हाट विल हैपन? द नेगेटिविटी विल इंक्रीज टू अ एक्सटेंट दैट दे विल स्टार्ट कमिटिंग सुसाइड. वो आत्महत्या करना शुरू करेंगे. इसका एग्जाम्पल आपके सामने है. महाराष्ट्र में विदर्भ के जो किसान हैं हर साल आत्महत्या करते हैं, क्योंकि दैट पोर्शन ऑलवेज रिमेन्स ड्राई बिकॉज ऑफ रेनफॉल. उसको रेनफॉल नहीं होती है तो वो सूखा रह जाता है. अगेन द सेम थिंग कि उम्मीद. अब आप अपनी बात करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं. आपकी उम्मीद किससे करते हैं? यू होप, यू विश किससे करते हो? अपने पेरेंट्स से, कि मेरे को ये चाहिए. नाउ सपोज बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं आपकी जिद को. कोई जिद आपकी एफोर्ड नहीं कर सकता, आपकी मांग एफोर्ड नहीं कर सकता. इफ दे डिक्लाइन, वो मना कर देते हैं, तो आप उस लेवल से नीचे आने की कोशिश करोगे. बट वंस योर होप इज फुलफिल्ड, आपने कहा पापा मेरे को तो जीन्स लाना है, उन्होंने दिला दिया,
नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? योर होप विल इंक्रीज। आप और बढ़ोगे, अब मुझे और ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। डे बाय डे योर होप विल बी इंक्रीजिंग व्हेन इट इज फुलफिल्ड। जब आपकी उम्मीद पूरी होती है, आप और उम्मीद बढ़ाना शुरू कर देते हो। दिस इज ह्यूमन नेचर। सो दिस वॉज अबाउट होप। अभी हमने आशा के बारे में बताया। नाउ जस्ट फॉर इंस्टेंस, अब आप सोचिए कि ये उम्मीद लगाना, उम्मीद करना, टू होप, टू एक्सपेक्ट, ये बुद्धि आती कहां से है भाई? कौन से स्कूल में सिखाते हैं आपको कि आप ये उम्मीद करोगे तो आपकी उम्मीद पूरी होगी? नो माय डियर, दिस इज नॉट टॉट इन स्कूल। द डे द बेबी इज बोर्न, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, द ऑलमाइटी, जो सर्वशक्तिमान है, वो उसको उसी दिन से उसकी बुद्धि में ये डाल के देता है कि ये उम्मीद तुझे करनी है, उम्मीद करेगा तो फल मिलेगा। सोचो उस छोटे से बच्चे का, नवजात शिशु है, आंखें भी नहीं खुली, When disconnected with cord, अपनी माँ के गर्भ में वो इस कोड से जुड़ा होता है, बाहर आता है, उस कोड को काट देते हैं। नाउ ही इज अलोन इन द वर्ल्ड। तब वो क्या करता है? ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोता है। क्या उम्मीद में? कि मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी जिससे मैं जुड़ा हुआ था। उस जन्म नवजात शिशु के, उस बच्चे के बर्थ, राइट फ्रॉम द बर्थ, उम्मीद ऊपर वाले ने उसको दिमाग में डाल के दी है। फ्रॉम देयर ही स्टार्ट्स, कि वो उसको पता चल जाता है कि मैं जब रोऊंगा तो क्या होगा? मेरी माँ मुझे पास ले लेगी, अपनी गोद में ले लेगी, है ना, मुझे फीड करेगी, मुझे दूध पिलाएगी, एंड ही इज सेटिस्फाइड। और ग्रेजुअली इट बिकम्स द हैबिट। वो जब भी भूखा होता है वो रोने लग जाता है। दिस इज द सिनारियो ऑफ होप। ठीक है, अब इस तरीके से उम्मीद का जो चलता है, अब हम शुरू करेंगे पोएम को। यहां से आप देखेंगे, यहां तक आप देखेंगे कि ये जो मैं क्वाइट वर्ड लिखा हुआ है, यहां तक ये पूरा जो एक फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन है, मैं धीरे धीरे करता चलूंगा। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप, उम्मीद, आशा, इसको कई सारे नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कोई उसको उम्मीद बताता है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, कोई उसको भविष्य से संबंधित करता है। हम उम्मीद क्या करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं? कि आज मैं अपने घर से निकला हूं, मैं अपने काम पे आया हूं, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा? कि मुझे सैलरी मिलेगी और मेरा परिवार जो है वो खुश रहेगा, मैं उसके लिए खर्च कर पाऊंगा। मैं इस उम्मीद में अपना घर छोड़ के यहां आता हूं कि मैं काम करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। हर व्यक्ति उम्मीद से ही जाता है। एक शॉपकीपर अपनी दुकान खोल के बैठता है, क्या उम्मीद से? कि कोई कस्टमर आएगा, कोई चीज खरीदेगा, मैं उस पर मुनाफा कमाऊंगा, उस मुनाफे से, समझ गया आप? हम पैसा बचाते हैं। मैंने 100 रुपया कमाया, 10 बचाया मैंने, उम्मीद से कि ये मेरे भविष्य में काम आएगा। सो अदर, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, सम अदर थिंक इट्स अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। बेनिफिकेशन का मतलब था उपकार। अब हम उपकार करते हैं, कैसे करते हैं उपकार? हमको लगता है कि भाई अगर हमारे पास है, पर्याप्त है कोई चीज़, तो हमको किसी की मदद करनी चाहिए। हम गाय को रोटी देते हैं, उसको घास खिलाते हैं, गरीब को पैसा देते हैं, कोई गरीब भूखा है उसको खाना देने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? हम इसलिए नहीं करते कि हमारे पास ज़्यादा है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में ये उम्मीद है कि अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो ये भलाई के काम से वो बैलेंस हो जाएगा। मेरा खराब समय आएगा तो मुझे कोई मदद करेगा। अपनी दोस्त की मदद करते हो तो यू अगेन एक्सपेक्ट द सेम, कि जब मेरा खराब टाइम आएगा तो वो मेरी मदद करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, टू मी, सॉरी, सम अदर्स थिंक इट्स अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। अब यहां पे आप पोएट क्या कहता है? Who is the poet? रंजन अग्रवाल। रंजन अग्रवाल क्या कहता है? रंजन अग्रवाल कहते हैं कि मेरे लिए ये आत्मा की उत्पत्ति है। बिल्कुल राइट। द ऑलमाइटी हैज गिवन राइट फ्रॉम द सोल इज बोर्न। जैसे ही आत्मा पैदा होती है, किसी बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर वो डाल के आता है, उसकी आत्मा से ही वो उत्पन्न होती है। हम मुसीबत में होते हैं तो क्या होता है? हमारा जो माइंड है, द सुपर कंप्यूटर इन हियर स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग। क्या कैलकुलेट करता है कि यार मेरे को यार ये काम है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये काम करूंगा, या मैं इसको मिलता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको?
प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर सपोज मैंने सोचा कि यार मेरे को यार पैसों की ज़रूरत है, तो मैं मेरे 3 दोस्तों को बोलता हूँ। आपने माइंड ने ये बोला, बट नाउ द सोल कम्स इन, आपकी आत्मा आती है। आत्मा कहती है यार इससे मांगना, इससे मत मांगना, इससे मांगना। बिकॉज योर सोल नाउ इवेल्युएट्स देम, उनका मूल्यांकन करता है कि यार ये मना कर देगा, ये हाँ कहेगा, ये कहेगा मैं कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है, इट्स द होप इज क्रिएशन ऑफ सोल। नाउ क्रिएशन ऑफ सोल, एंड व्हेन द क्रिएशन ऑफ सोल इज फुलफिल्ड, आपकी जो क्रिएशन आपने सोचा वो फुलफिल होता है, तो आपको खुशी होती है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और इसको हमको आनंद आता है। गाय रोटी खाती है, वो संतुष्टि प्राप्त करती है। आप मुसीबत में हो, आपके दोस्त की मदद मिल जाती है, आप आनंद महसूस करते हो। किसान समय पे अगर हल चलाता है और समय पे बारिश हो जाती है तो वो खुश हो जाता है। तो हर कोई खुश कब होता है? जब उनकी उम्मीद पूरी होती है। नाउ यहां तक हमने जो पढ़ा, इसमें आपने देखा मैंने कुछ वर्ड्स बताए। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है एक्सपेक्टेशन, इसका मीनिंग आपको लिखना है उम्मीद, राइट। अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, इस पूरे फ्यूचर रिलेवेंस वर्ड को अंडरलाइन करके आपको लिखना है भविष्य से संबंधित, भविष्य से संबंधित। सम अदर थिंग्स इट्स अ मेजर, मेजर का मतलब होता है कदम या उपाय या कार्य करना। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन का मतलब लिखना है आपके उपकार। टू मी होप इज क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब लिखो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन, आत्मा से बनी हुई चीज, ठीक है। एंड दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, प्लेजरसम का मतलब होता है सुखद या खुश महसूस करना। केवल इतने से इस पोएट को रिलेट करना। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ एंड लिव विद एंथुसियाज्म, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैंने कहा आपको लगभग 4-5 दिन लग सकते हैं इस पोएम को। सो टिल देन अगेन ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 and 6 lines that I have taught today. Okay, thank you. Good morning, student. So this is our topic money, mudra, और this is part number 3. पार्ट नंबर 2 में हमने प्राथमिक और द्वितीय उपयोग, जो उसके फंक्शंस थे, कार्य थे, वो हमने देखे। अब हम देखेंगे कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन में फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। अब देखो, किसी को भी हमें आय देनी है, सैलरी देनी है, देने वाला भी जो देता है, लेने वाला भी जो लेता है, तो वो मुद्रा के रूप में ही ली जाती है। तो मुद्रा के बिना इनकम को जनरेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप लोग फीस भी भरते हो स्कूल में, तो मुद्रा के रूप में ही भरते हो। ऐसा नहीं कि गेहूं की बोरी ला के स्कूल में डालते, ऐसा तो होता नहीं। तो हमें मुद्रा के रूप में ही हर चीज को पे करना होता है। तो इनकम जनरेट करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्रा है, मनी है। तो ये इसका कंटीजेंट फंक्शन फर्स्ट। सेकेंड है बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधार लेना और देना। दोनों में ही मुद्रा के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा में तो हम हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, कैसे कैलकुलेट करना है, गणितीय रूप में हम उसे उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बिना मुद्रा के ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है। तो ये भी इसका एक कार्य है। कार्य नंबर 3, लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ, जैसे कि आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, 11th में ही आपको पढ़ाया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो 12th में तो आपको पढ़ना है। जैसे एक लिक्विड एसिड होता है, एक होता है फिक्स। लिक्विड एसिड का मतलब होता है जो हमारे हाथ में, लिक्विड मतलब बिल्कुल तरल। जैसे मनी जो है वो तरल है, रुपयों में हो, सिक्कों में हो, मनी तरल, ठीक है। और अगर हमने कोई जमीन खरीदी है, जैसे पैसा जमा हो गया, हमने जमीन खरीद ली या सोना खरीद लिया या शेयर्स खरीद लिए या म्यूचुअल फंड खरीद लिए, ये सब जो है ये एक फिक्स है। जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमें ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको जगह चाहिए, वैसी जमीन चाहिए, लोग आके देखेंगे, लंबा प्रोसेस होगा, फिर वो कहीं जाके जमीन बिकेगी, उसका भी रजिस्ट्री वगैरह सब पेपर वर्क होगा, फिर हमारे पास पैसा आएगा,
फिर उस पैसे का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मुद्रा जो है वो बिल्कुल लिक्विड है, लेकिन अगर उसको किसी चीज में लगा दिया है, उसको कुछ खरीद लिया ऐसी चीज, तो फिर वापस उस मुद्रा को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुद्रा एक लिक्विड फॉर्म में है, अगर हमारे पर्स में है, जेब में है, चाहे वो बैंक में ही क्यों ना है, तो वो लिक्विड फॉर्म में है। क्योंकि डीडी जो हमने पढ़े मेजर्स में, डिमांड डिपॉजिट, हम डिमांड करेंगे और हमारे डिपॉजिट निकल जाएंगे बाहर और हम उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन था। लिक्विड ऑफ वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ का मतलब है धन, लेकिन ये कैसा धन है? लिक्विड। लिक्विड मतलब तरल धन है। मुद्रा कैसा धन है? तरल धन। और तरल धन का इस्तेमाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला है अदर फंक्शंस ऑफ मनी। उसमें फर्स्ट है इंडेक्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट। इंडेक्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि अगर हमें किसी को भी पैसे देने हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इंडिकेटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इकोनॉमिक एजेंट लाइक पर्सन और फर्म, एनी पर्सन in the society who has money has the ability to pay. Clearance of payment का मतलब है अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उन्हें चुका सकते हो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप किसी चीज को खरीद के उसके बदले कैसे चुकाओगे? पेमेंट क्लियर ही नहीं होगा आपका। तो मनी जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उस चीज को खरीद सकते हैं। हमारे लिए वो एक मुश्किल कार्य नहीं होगा। उसके बाद है मनी एक्ट एज अ बैरर ऑफ ऑप्शन। बैरर ऑफ ऑप्शन का मतलब है, जिसे मैंने डीमोनेटाइजेशन पढ़ाया था आपको 25th लेसन में लास्ट टॉपिक। तो डीमोनेटाइजेशन में हमने पढ़ा था कि 500 और 1000 के नोट जो बंद हो गए, बंद होने के बाद क्या हुआ कि अब उन्हें कोई मानेगा ही नहीं, मतलब लेगा ही नहीं। अगर आप दोगे तो वो पैसे कोई नहीं ले रहा था उस समय, कि ये जो है वो सरकार की तरफ से मान्य नहीं रहे। ये डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट था 500 और 1000 के नोट पे। बाकी सारे नोटे तो लोग ले ही रहे थे, है ना। हाँ, तो बैरर ऑफ मनी में क्या है कि जितने भी नोट हैं मार्केट में वो सारे के सारे, कोई ना नहीं बोल सकता कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करें। हर किसी को, अगर हम कुछ भी खरीदते हैं उसके बदले हम नोट देते हैं, सिक्के देते हैं, तो लोगों को वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे क्योंकि वो सरकार की तरफ से मान्य है। एक लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर ऑफ मनी बोलते हैं। लीगल टेंडर है मतलब एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार की तरफ से मान्य है। आपने देखा होगा नोट पे साइन भी होते है ना, जो भी हमारे गवर्नर होते हैं ना आरबीआई के, उनके साइन होते हैं। मतलब वो एक लीगल टेंडर है। उसको कोई अगर रियल नोट है, असली नोट है, फिर भी कोई उसको बोलेगा नहीं ये नकली नोट है, ये मैं नहीं लूंगा, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे तो हमारे, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में और ऐसे ऐड आती है कि नोट को चेक करना है ना, गांधी जी का फोटो वगैरह, वो तार है, बहुत सारी चीजें चेक करनी है और फिर नोट लेना। लेकिन चेक की सब सही है और असली पैसा है, फिर भी आप बोलोगे नहीं नकली है, हम नहीं लेंगे, किसी को ऐसे जबरदस्ती ना बोलोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए मनी को क्या बोला गया? एक्ट एज अ बैरर ऑफ ऑप्शन। मतलब एक बैरर ऑप्शन है जिसके बदले कुछ भी खरीदा जा सकता है। तो ये थे अपने अदर फंक्शंस, मतलब कुछ और अन्य कार्य जो थे मनी के वो। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मनी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है मनी? तो उसका पहला है बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम। एक मार्केट को चलाने के लिए, मार्केट कैसी जगह होती है आपको पता ही है, आप छोटे बड़े हर तरह के मार्केट में जाते हो। इवन मॉल जो है वो भी एक मार्केट है, वो एक अलग लेवल का मार्केट है। एक छोटे छोटे हाट लगते हैं वो अलग होते हैं। बड़ा सा बड़े से ग्राउंड में कभी कभी मेला लगता है ना, अपने यहाँ पे भी मेले लगते हैं, वो भी एक मार्केट है। ठीक है, तो मतलब वहाँ चीजें बिकती है और खरीदी जाती है ना, तो वो भी एक मार्केट के पीछे पीछे, मतलब मार्केट में सिर्फ खरीदने और बेचने की चीजें, खरीदने और बेचने के काम नहीं होते, सर्विसेज भी होती है बहुत सारी। जैसे गुड्स होते हैं वैसे सर्विसेज भी होती है, जैसे वस्तुएं होती है वैसे सेवाएं भी होती है। उसके अलावा बहुत से लोग बेचने के लिए वहां आते हैं, बहुत से लोग खरीदने के लिए आते हैं। बेचने और खरीदने वाले को भूख लगे, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए खाने पीने के स्टॉल भी होते हैं, उनके मनोरंजन के लिए भी कुछ चीजें
होती हैं, कभी कभी झूले वगैरह ऐसी भी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे भी बेचे जाते हैं, मतलब हर तरह के छोटे बड़े बिजनेस मार्केट में होते हैं। अब मार्केट में जब हर तरह के बिजनेस होते हैं तो मार्केट ऐसे तो चलेगा नहीं, मनी से ही चलेगा, बिना मनी के मार्केट चलाना भी मुश्किल है। तो एक बाजार व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा मतलब मुद्रा जो है, रुपया जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बिना मुद्रा के मार्केट चलेगा ही नहीं, क्योंकि खरीदोगे तो उसके बदले क्या दोगे, बेचोगे तो उसके बदले क्या लोगे। तो मार्केट व्यवस्था, बाजार व्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा की बहुत आवश्यकता होती है। बिना मुद्रा के बाजार व्यवस्था नहीं चलती। तो बाजार व्यवस्था का जो आधार है वही मुद्रा है, तो इसीलिए मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मतलब है मुद्रा की महत्ता। महत्ता मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहली इम्पोर्टेंस ये बाजार व्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है, पिलर है। बिना मुद्रा के बाजार चल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि क्या उसके बदले एक्सचेंज करोगे। ठीक है, तो बाजार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी को चलाना है, देश को चलाना है, मतलब अर्थव्यवस्था को चलाना है, तो बिना मुद्रा के नहीं चल सकती। इसीलिए तो आरबीआई जो अपने देश का प्राधिकरण बैंक है, जो एक राष्ट्रीय बैंक है, जो नोट और सिक्के जो सर्कुलेट करता है, छापता है, बनाता है, उसी की लाइबिलिटीज भी हैं। एसेट और लाइबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी हो तो ध्यान हो। तो लाइबिलिटीज है, जितनी भी पैसा मार्केट में है वो आरबीआई की लाइबिलिटीज है। तो इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब देश को चलाने के लिए, देश का विकास करने के लिए मुद्रा की बहुत बड़ी जरूरत है। अब आप सोचोगे कि देश का पैसा तो देश में ही रहता है, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। डेवलपमेंट ऐसे होगा कि अगर जैसे कि हम विदेश में, अपने देश से भी बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं कमाते हैं, ठीक है, वहाँ जाते हैं, कमाते हैं, वहाँ पे जैसे दिरहम में कमाया, दिनार में कमाया, डॉलर में कमाया, यूरो में कमाया, जिस भी मुद्रा में उन्होंने कमाया। पर इंडिया आएंगे, इंडिया में खर्चा करेंगे, इंडिया में जगह जमीन लेंगे, गाड़ी वगैरह बंगला वगैरह लेंगे या खरीदेंगे जो भी, तो उसके लिए रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे वो एयरपोर्ट पे आते हैं या अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते तो वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाते, और जब एयरपोर्ट पे आते तो उसके बदले उन्हें रुपीज दे दिए जाते हैं, और वो जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे आरबीआई के पास चली जाती है। आरबीआई क्या करती है, उस विदेशी मुद्रा के बदले हमारे देश की मुद्रा को छापती है, मतलब रुपए को छापती है। ठीक है, इसी तरह से देश आगे बढ़ता रहता है। जितनी विदेशी मुद्रा आएगी, जितना विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा, अपने देश का डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मुद्रा, एक कॉमन मनी जो होती है, वो बहुत ही जरूरी है। बिना मुद्रा के, बिना मनी के या बिना किसी कॉमन मेजर के हम ये भी पता नहीं कर सकते कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं, या कितना हो रहा है। तो मनी हमारे डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। थर्ड है कन्वर्सेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास सेविंग है, 1000 रुपये सेविंग है, 10,000 रुपये सेविंग है, तो उस सेविंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम उतना ही अपने पास लिक्विड रखते हैं जितना हमें खर्चा करना है। बाकी का पैसे क्या करेंगे, हम उसको सेविंग में डाल देंगे। जैसे शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, या प्रॉपर्टी खरीद ली, या सोना भी खरीदते हैं, और जब उसका भाव बढ़ जाता है तो उसको बेच देते हैं। इस तरह से भी डील करते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली कॉमन मनी की वजह से पॉसिबल हो सकता है, जिसको सब मान रहे हैं कि हाँ ये अपने देश का मनी है, तो ही लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और उसको दूसरों को भी ऑफर करेंगे। तो मनी की वजह से हम सेविंग को इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेविंग मतलब हमारे बचते, इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा फ्यूचर के लिए जो सेविंग होते हैं, जो हम बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो मनी से ही सेविंग को इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे। फोर्थ इसका है डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। लेबर एंड स्पेशलाइजेशन,
स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज होना, ज्यादा अच्छा होना। तो देखो, एक मैनेजर है तो उसकी पगार ज्यादा होती है, एक मजदूर है तो उसकी पगार कम होती है। सबको अपने नॉलेज के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको सैलरी या उनको जो भी पर्क्स दिए जाते हैं, जो भी जिस भी रूप में उनको पैसे मिलते हैं, वेजेस में या सैलरी में या पर्क्स में, वो सारे मनी के रूप में ही मिलते हैं। तो मनी से ही पता चलता है कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है। फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ, अगर हमारे पास पैसा है तो हमारी इकोनॉमिक लाइफ का फ्रीडम होता है। हम हर चीज खरीद सकते हैं, हर चीज बेच सकते हैं और हमारी इकोनॉमिक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। 6 है बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। देखो, सोशल प्रेस्टीज में भी मनी का इम्पोर्टेंट है। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसका प्रेस्टीज ज्यादा है, उसको समाज में ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, ज्यादा मान सम्मान। मतलब रुपया एक प्रेस्टीज का भी सिंबल हो गया है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप में बाकी सारी चीजें ढंग से बात भी नहीं करना आता होगा अगर आपको, तो भी लोग आपसे बात करेंगे सामने से। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको शायद इग्नोर भी करें कि कहीं मुझसे पैसा नहीं मांग ले, या इससे बात करके क्या करना है, क्या है ये, इसके पास है क्या। तो हमारे पैसे के रूप में भी हमें इम्पोर्टेंस मिलती है, जितना पैसा है उतना भी इम्पोर्टेंस मिलती है। तो प्रेस्टीज के रूप में भी मनी को देखा जा सकता है। फिर वापस हमारा लास्ट जो टॉपिक वही आ गया, डीमोनेटाइजेशन, जो 25th लेसन में था। ये टॉपिक देखो इस पूरी बुक में 2 ही बार आया, एक बार 25th लेसन में और एक बार इस मनी। ये क्यों आया है? क्योंकि ये अभी लेटेस्ट हो चुका है, लेटेस्ट इन 2016 में हुआ, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन अभी तक हुआ नहीं। मतलब लास्ट डीमोनेटाइजेशन तभी हुआ था 9 नवंबर 2016 को, जब 500 और 1000 को लीगल टेंडर मनी नहीं माना, मतलब उसे मानने से ना बोल दिया गवर्नमेंट ने कि अब ये मान्य नहीं होगा रात को 12 बजे के बाद। और लोगों में अफरा तफरी मच गई पैसों को बदलवाने के लिए, क्योंकि पैसों की जरूरत तो है ही। जब 500 और 1000 काम में नहीं आएगा, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके बदले छोटे नोट्स लाओ, उसे एक्सचेंज करो, बैंक में जाओ, जमा करवाओ। ठीक है, वो डीमोनेटाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही डीमोनेटाइजेशन इसमें भी है। तो मनी लेसन में डीमोनेटाइजेशन क्यों आया? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन मनी का ही हुआ था, पैसों का ही हुआ था, दूसरी चीजों का नहीं। डीमोनेटाइजेशन करना भी है तो मनी होगा तो ही डीमोनेटाइजेशन होगा, कोई गुड्स और सर्विसेज का तो डीमोनेटाइजेशन हो नहीं सकता। तो दिस इज अ डीमोनेटाइजेशन। एंड नाउ आवर लेसन इज फिनिश। अब हमारा मुद्रा पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। इसके जो भी नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू। तो चलिए इसको क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में लिख देते हैं। जिसका डेबिट है उसको डेबिट साइड में लिखना है और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसके क्रेडिट साइड में लिखना है। तो चलिए देखते हैं करंट अकाउंट का 12,000 रुपए का ए का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर अपन ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिखेंगे बाय बैलेंस बी, ओपनिंग बैलेंस। तो ध्यान रखिएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेट का कॉलम भी होता है, तो उस डेट में अपने आ जाएगा ओपनिंग डेट यानी 1/4/2016, 1 अप्रैल 2016, क्योंकि बुक कब क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2017। कितना बैलेंस दे रखा है हमने? बाय बैलेंस बीडी 12,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है और किसके अकाउंट के हैं? के हैं। तो यहाँ के के कॉलम में लिखने हैं 12,000 रुपए और आर के अंदर डैश कर देना है क्योंकि आर के बैलेंस नहीं है। यहाँ समझना है ध्यान से दोस्त कि यहाँ बाय बैलेंस बीडी सिर्फ के 12,000 रुपए क्रेडिट साइड में इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर के 12,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस और आर के डेबिट साइड में लिखने हैं 4,000 रुपए। तो आर का दिख रहा है ना आपको, यहाँ लिखने हैं 4,000 रुपए और के नहीं लिखना है क्योंकि के का तो क्रेडिट बैलेंस है। दोनों में से सिर्फ एक ही बैलेंस होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो हमने आर के अंदर 4,000 रुपए लिखे हैं, लेकिन आगे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस होगा। ये भी कब का है? 1/4/2016 का, यानी कि टू बैलेंस बीडी 4,000 रुपए डेबिट बैलेंस है आर का और बाय बैलेंस बीडी 12,000 रुपए के का क्रेडिट बैलेंस है ना। तो ये क्रेडिट बैलेंस का दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस के बाद करंट अकाउंट के अंदर और कौन सी एंट्री आएगी।
इसके बाद आती है, अब देखते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। एक कैपिटल लगाई थी, एडिशनल कैपिटल है ना, तो वो एक कैपिटल से रिलेटेड है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में जाएगी, यानी इसके बाद जो हम अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर एंट्री करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि पार्टनर्स ने ड्राइंग किए थे 20-20 हज़ार रुपये है ना, ड्यूरिंग द ईयर 20-20 हज़ार रुपये दोनों ने ड्राइंग किए थे, तो वो ड्राइंग की एंट्री करंट अकाउंट के अंदर आएगी। चलिए देखते हैं करंट अकाउंट के अंदर कैसे एंट्री करेंगे। हमने एक दूसरी जनरल एंट्री की थी, ड्राइंग करने की एंट्री, जिसमें बैंक से उन्होंने पैसा निकाला था। फिर हमने 6 और 7 नंबर पे एंट्री देखी थी, जिस ड्राइंग को हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था करंट अकाउंट के अंदर। तो वो 6 और 7 एंट्री के बेस पर हम यहाँ ये एंट्री करेंगे। तो क्या कौन सी डेट को एंट्री करेंगे, 31/3/2017 यानी एंड ऑफ ईयर में एंट्री करेंगे। और यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग, क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग। के ने भी निकाले थे 20,000 रुपए और आर ने भी किए थे 20,000 रुपए। तो इस तरह से हमने 6 और 7 एंट्री जो की थी ड्राइंग को पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने की, वो एंट्री की पोस्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं। ड्राइंग की एंट्री करने के बाद अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया था बिल्कुल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो 31/3/2017 के दिन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना मिला था, एक को तो मिले थे 24,000 रुपए और एक को मिले थे 12,000 रुपए। दोस्तों इतना क्वेश्चन करने के बाद तो हमें फिगर भी याद हो गए होंगे, क्योंकि ये 24,000 रुपए कैसे आए थे, 20,000 रुपए प्लस 4,000 रुपए, 4,000 80,000 का था और 20,000 रुपए 2 लाख का था, है ना। 24,000 और 12,000 मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया। फिर उसके बाद हमने एक पार्टनर को सैलरी दी थी, किसको दी थी, ए को कितने दिए थे 60,000 रुपए। यहाँ लिखेंगे 31/3/2017 बाय सैलरी, किसको दी थी, ए को कितना दिया था 5,000 × 12 यानी 60,000 रुपए, और आर को कुछ नहीं देना है इसलिए आर के डैश कर देना है। फिर उसके बाद देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री देखी थी हमने, यानी कि फर्म ले रही है पार्टनर्स से, तो यानी कि पार्टनर्स के लिए खर्चा हो जाएगा। ये भी 31/3/2017 के दिन एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देखा था कितना कितना आया था क्वेश्चन के अंदर, 1,000 रुपए। तो 1,000 लेना है आपको ए से और 1,000 रुपए लेने हैं आपको आर से। फिर उसके बाद फाइनली बचता था प्रॉफिट हमारा 40,000 रुपए। इस 40,000 को 24,000 और 16,000 रुपए हमने ट्रांसफर किए पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि इसने इसके डेबिट साइड में एंट्री की है तो ये अकाउंट इसके क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा। इसने इसका इस अकाउंट का नाम लिखा है इसके अंदर, तो फिर ये इसका नाम लिखेगा इसके अंदर। यहाँ लिखेंगे 31/3/2017 बाय P&L एप्रोप्रिएशन और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो कितना कितना प्रॉफिट था, 24,000 और 16,000। तो यहाँ लिखेंगे 24,000 रुपए और 16,000 रुपए। देखिए क्या था इन दोनों अकाउंट के बीच का रिलेशन, वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर 1,34,000 का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2,000 रुपये हमने पार्टनर से लिए थे। फिर कैपिटल के दिए थे 36,000 रुपये जो इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद सैलरी दी थी हमने 60,000 रुपये, 5,000 × 12 महीने के हिसाब से। फिर बाद में बच गया अपने पास 40,000 रुपये, जिसको हमने 3:2 में बांट दिया, है ना। तो ये अकाउंट था। फिर देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का इससे क्या रिलेशन है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है। फिर उसके बाद देखिए पूरा क्वेश्चन जो P&L एप्रोप्रिएशन का है वो का वही पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि ये 36,000 थे, 24,000 और 12,000 देखिए इसके डेबिट साइड में थे, 24,000 और 12,000 आ गए क्रेडिट साइड में। देखिए यहाँ पर आपने 60,000 रुपये लिख रखे हैं, 60,000 रुपये आ गए। 24,000 और 16,000 थे, 24,000 और 16,000 थे। इधर भी देख लीजिए 2,000 रुपये थे, ये 2,000 रुपये, 1,000 और 1,000 यानी कि 1,000 थे ना, तो 1,000 आ गए। ये तो ड्राइंग के 20,000 रुपये थे जो उन्होंने ड्राइंग किया था, वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं था। तो इस तरह से इस अकाउंट को इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, है ना। चलिए अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं।
क्लोज करने से पहले अपने को ये देखना है कि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है या क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है। तो यहाँ हम देखते हैं 4000 20 24,000 और एक 25,000 रुपये, जबकि वहाँ देखते हैं 12 और 16 यानी कि 28,000 रुपये। अभी भी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। इधर देख लेते हैं 20 और एक 21,000 रुपये, जबकि यहाँ देखने से पता चल रहा है एक एंट्री ही 24,000 रुपये की। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस। कौन सी डेट को? 31/3/2017 को। अब देखिए बैलेंस कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है 12 और 16 कितने हो गए? 28,000 रुपये। तो इधर भी आपके आर के अकाउंट के अंदर कितने होने चाहिए? 28,000 रुपये, जबकि आपके पास है कितने ऑलरेडी? 4 20 24 और 25,000 तो दी है और हमें कितने चाहिए? 28,000, यानी कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? 3,000 रुपये। आपने क्या किया? आपके पास टोटल इनकम आई 28,000 रुपये, जिसमें से एक्सपेंसेस हो गए आपके 25,000 रुपये। आपके पास अभी भी कितना बैलेंस बचा हुआ है? यानी कि आर के पास कितना बैलेंस बचा हुआ है? 3,000 रुपये, जिसको बोलेंगे टू बैलेंस CD 3,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। लेकिन लिखा किधर जाएगा? डेबिट में। अब सेम ऐसे ही हम के का भी बैलेंस निकालेंगे। तो के का चलिए बैलेंस निकालते हैं। टोटल करेंगे, इसकी टोटल आ रही है 1,20,000। कितनी आ रही है? 1,20,000, यानी 1,20,000 के साइड की टोटल आ रही है। अब के डेबिट साइड की टोटल है 21,000 रुपए, जबकि होनी कितनी चाहिए? 1,20,000 रुपए, है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल 1,20,000 है, तो डेबिट में भी 1,20,000 होना चाहिए। 1,20,000 में से आपके पास ऑलरेडी कितना है? 21,000 रुपए है, तो इसका मतलब 99,000 आपके पास बैलेंस क्रेडिट का रहेगा, यानी कि इसके पास 99,000 ये फर्म से पैसा मांग रहा है। तो इस तरह से आर का और के का दोनों का क्रेडिट बैलेंस है कितना? करंट अकाउंट का 99,000 और 3,000। अभी तक हमने देखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। और कैपिटल के बारे में हमेशा याद रखना है कि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत ही क्रेडिट साइड से होगी। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस कहाँ से मिलेगा? अपने को क्वेश्चन में से मिलेगा 2 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए। के और आर के 2 लाख रुपए हैं। के तो हम के अंदर लिख देते हैं 2 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए लिख देते हैं आर के अकाउंट में। अब ये किस नाम से लिखे जाएंगे? यहाँ लिखे जाएंगे बाय बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस के नाम से। और ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को होगा? 1/4/2016, यानी कि 1/4/2016 को फर्म का ओपनिंग बैलेंस हमारे क्वेश्चन में दे रखा है डेट वाइज, यानी कि 1/4/2016 को बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपए के हैं और 1,20,000 रुपए आर के हैं। ये लिखने के बाद अब ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या किसी पार्टनर ने कैपिटल को निकाला या कैपिटल लगाई थी? बिल्कुल, इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि लगाई गई थी, निकाली इसमें नहीं गई थी। निकाला तो आहरण था, है ना, यहाँ कैपिटल नहीं निकाली थी। तो किस पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? यहाँ सिर्फ एक ही पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया था 80,000 रुपए। और कौन सी डेट को किया था? 1/10/2016। 1/10/2016 ये डेट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10/2016 और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि पैसा इसने कैश में हमारे बिजनेस के अंदर डाला। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना, समझने के लिए। तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था? 80,000 रुपए। किसने लगाया था? सिर्फ के ने लगाया था। के अंदर 80,000 रुपए लिख देंगे। आर ने कुछ भी नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पर हम डैश कर देंगे, है ना। तो इस तरह से एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया। अगर आर भी कोई पैसा देता अलग अलग, अगर मान लो कि और देता तो और लिखते, आर देता तो आर की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, है ना, बाय बैंक लिख करके एडिशनल कैपिटल के नाम से लिख देते हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है, एडिशनल कैपिटल जो लगा देते हैं तो एडिशनल कैपिटल के नाम से लिखते हैं टू बैंक। अगर निकालता है तो इधर आ जाता है ना टू बैंक के नाम से एंट्री करेंगे और यहाँ लिख देंगे कैपिटल विड्रॉ। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल विड्रॉ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब हम निकालते हैं फाइनल बैलेंस, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए अभी तक क्रेडिट साइड की टोटल ही है, डेबिट में कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं बैलेंस, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखते हैं 2,80,000 रुपए, 2,80,000 तो हो रही है
क्रेडिट साइड की टोटल के की और 1,20,000 रुपए हो रहे हैं आर के क्रेडिट साइड के। सेम ये की टोटल इधर भी आनी चाहिए, 1,20,000 रुपए आर के अंदर होने चाहिए और के अंदर होने चाहिए 2,80,000 रुपए। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस इन्होंने निकाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा टू बैलेंस सीडी 2,80,000 और 1,20,000। ये डेट आ जाएगी 31 मार्च 2017, यानी कि एंड ऑफ ईयर में हमारे पास जो बैलेंस बचा कैपिटल का, के का बचा 2,80,000 रुपए और आर का बचा 1,20,000 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन को फास्ट रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट हमारे छूट न गया हो क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो हम क्वेश्चन के पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि हमारे आंसर में कोई चीज रह तो नहीं गई है। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है के और आर 3:2 में पार्टनर है, ठीक है, 3:2 में पार्टनर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद दे रखा है आईओसी 10%। आईओसी के बारे में दो जगह एडजस्टमेंट होंगे, एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर देखिए 10% दे रखा है हमने, 24,000 12,000, वही वापस 24,000 और 12,000 यहाँ पर भी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो आईओसी हो गया। फिर उसके बाद आईओडी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी भी दो जगह एंट्री होगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देखिए 2,000 रुपए आए हैं, 1,000 1,000 2,000 हमने, तो दो जगह पोस्टिंग हमारे भी हो गई है। फिर आईओडी के बाद अपनी सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ, इसकी भी दो जगह एंट्री होगी। तो देखिए 5,000 का 12 महीने से मल्टीप्लाई किया था तो कितना हुआ था 60,000 रुपए। 60,000 एक बार यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर लिख दिया और 60,000 रुपए हमने पार्टनर्स करंट के अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट के 2 लाख और 1,20,000 ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए एक बार लिखा जाएगा। और ये कैपिटल है, इसलिए कैपिटल के अंदर देखिए हमने क्रेडिट साइड में 2 लाख और 1,20,000 लिखे हैं, यानी कि ये भी हमारे हो चुका है। फिर उसके बाद देखिए करंट अकाउंट के बारे में दे रखा है 12,000 रुपए और 4,000 रुपए। 12,000 क्रेडिट बैलेंस है और 4,000 रुपए डेबिट बैलेंस है, और ये बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए इनको भी एक बार ही लिखा जाएगा। तो चलिए करंट अकाउंट के अंदर हम देखते हैं, एक बार 12,000 रुपए हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, दूसरे की 4,000 रुपए हमने डेबिट साइड में लिखा है। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद एडिशनल कैपिटल 80,000 रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इसने, 80,000 रुपए कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा, 80,000 रुपए लिखा जाएगा और एक बार ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ड्राइंग है आपके 20,000। ये ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से रिलेटेड एंट्री है, लेकिन इसकी पोस्टिंग भी एक बार ही होगी। तो यहाँ देखिए ड्राइंग 20,000 और 20,000 रुपए हो चुके हैं। प्रॉफिट हमारे 1,34,000 था, 1,34,000 हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है। हमने क्वेश्चन के अंदर अब क्या क्या फाइंड किया था, एक जनरल एंट्री देखी थी जो आपने सबसे फर्स्ट में देखी थी, यानी कि 11 जनरल एंट्री देखी थी हमने, है ना। फिर उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखा था। फिर उसके बाद फेस मेथड यूज किया था, जिसके अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें सीखने मिल रही है, ताकि अगर आप ये क्वेश्चन वापस करेंगे जब भी आप फ्री हो, तब आप इस क्वेश्चन को फिर से करिएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप ताकि इस क्वेश्चन के बेस पे दूसरे क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड